औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम अबाउट मीन पोजीशन मोशन को रिपीट करे तो फिर उस मोशन को बेसिकली हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। याद रखिए, ऑसिलेशन का जो काज आपके पास होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स का खास आपके पास जो होता है वो इलास्टिसिटी होता है, दैट इज अ इलास्टिसिटी, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन का जो खास आपके पास होता है दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स का आपके पास जो खास होता है वो इलास्टिसिटी होता है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो किसी भी सिस्टम को मीन पोजीशन की तरफ लाने पे मजबूर करे, ठीक है, या स्टेट पोजीशन को एक्वायर करने के लिए मजबूर करे। उस फोर्स को बेसिकली हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स हम उसको कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये माइनस साइन आपको ये शो करता है कि ये फोर्स आपके पास जो होगा ये मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज अ डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं खत्म कर लूं माइनस के एक्स, और यहां पर एक बात याद रखें, इसके साथ हम लिखते हैं अंडर इलास्टिक लिमिट। अंडर इलास्टिक लिमिट हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये माइनस साइन आपको क्या शो करता है? ये माइनस साइन आपको शो करता है डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, ठीक है। और यहां से आपको यह भी पता चल गया कि रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास जो है दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स, मींस विद अ डिस्प्लेसमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी चेंज। रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास जो वो क्या होगा? वो चेंज होगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन के आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एक बात ये याद रखिए, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट होता है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि अप्लाइड फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। यहां से मैं लिख सकता हूं इफ x इज इक्वल टू 0, याद रखिए ऑसिलेटरी मोशन में जब भी हम कह दे कि x is equal to 0, it means the oscillator is at mean position. Oscillator is at a mean position. तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं लिख लो कि आपके पास x is equal to प्लस माइनस x नॉट, x is equal to प्लस माइनस x नॉट, मीन्स अगर ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑसिलेटर हो तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास है वो के एक्स नॉट होगा एंड इट विल बी मैक्सिमम। रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास जो है वो मैक्सिमम फोर्स होगा इफ द ऑसिलेटर इज एट अ एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखिए, रिस्टोरिंग फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स is always conservative force. Elastic forces भी आपके पास जो है वो conservative forces होते हैं। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स है, मैं वैसे ही बोल लेता हूं आसान से, उस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन ऑसिलेशन, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। The reciprocal of time period is known as frequency, या the number of oscillation per unit time, उसको हम frequency कहते हैं, ठीक है। Instantaneous displacement, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपके पास क्या होता है?
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम x से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और याद रखिए आपके बुक वाले ने एक्स नॉट एम्पलीट्यूड के लिए रिप्रेजेंट किया, इसको आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मींस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, पीरियाडिक मोशन आपके पास क्या होता है? पीरियाडिक मोशन, अगर बॉडी या कोई भी सिस्टम मोशन को इक्वल इंटरवल में रिपीट करे, फिर वो मोशन आपके पास जो है पीरियाडिक मोशन कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। सो अगर कोई भी मोशन, कोई भी बॉडी अपने मोशन को इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट करे, मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जिस तरह आपके पास ऑर्बिटल मोशन है, जिस तरह आपके पास क्या है? ऑर्बिटल मोशन है अर्थ का, वो आपके पास जो है पीरियाडिक मोशन है। स्पिन मोशन ऑफ अर्थ पीरियाडिक मोशन है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में अपने आप को वो रिपीट करता है। ठीक है, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि ऑसिलेटरी मोशन है बेसिकली। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास जो है, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to the displacement. Acceleration is directly proportional to the displacement, and acceleration is directed toward the mean position. ये माइनस साइन आपको ये शो करता है कि एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपके पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं किसी ऑसिलेटर को ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर लूं तो वो तेजी से जाएगा मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से आप डिस्प्लेस करें वो स्लोली जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस साइन आपको क्या शो करता है? एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। इट मींस दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, तो कौन सा फोर्स इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स है। तो हर ऑसिलेटरी मोशन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, या इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे, ठीक है, और यहां पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर जो है इट इज कांस्टेंट, या मैं लिख सकता हूं ओमेगा आपके पास कांस्टेंट होगा, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो टाइम पीरियड आपके पास कांस्टेंट होगा और फ्रीक्वेंसी भी आपके पास कांस्टेंट होगा। तो हर वो ऑसिलेटरी मोशन जो इस रिलेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हर वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन इस रिलेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, वो ऑसिलेटरी तो हो सकता है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अगर आप किसी भी बुक को उठा के देखें तो उसमें आपको लिखा गया होगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें एक बात, छुपी हुई बात है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपके पास क्या होता है? स्ट्रेट पाथ। तो याद रखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेट पाथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, एंड आपके पास टाइम पीरियड कांस्टेंट है, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियाडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियाडिक मोशन,
और ये बात भी याद रखें कि एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियाडिक, लेकिन हर एक ऑसिलेटरी और हर एक पीरियाडिक मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। तो चार प्रॉपर्टीज आपके पास हो गए सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। द ऑसिलेशन मस्ट बी ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ऑसिलेशन स्ट्रेट पाथ पे आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और चौथा आपके पास जो है द ऑसिलेशन मस्ट बी पीरियाडिक, ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम बात करें वो पीरियाडिक होना चाहिए। अगर इन चार प्रॉपर्टीज में एक भी ना हो तो फिर ऑसिलेटरी वो हो सकता है, पीरियाडिक वो हो सकता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अब देखिए, अगर सिंपल पेंडुलम को आप लार्ज थीटा से डिस्प्लेस करें, ठीक है, अगर आप लोग सिंपल पेंडुलम को लार्ज थीटा से डिस्प्लेस करें तो फिर ये आपके पास सिंपल पेंडुलम का मोशन जो ये कर्व पाथ पे है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेटरी एंड पीरियाडिक, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ थीटा इज लार्ज। अगर आप सिंपल पेंडुलम को लार्ज थीटा से डिस्प्लेस करें तो मोशन ऑसिलेटरी भी होगा और पीरियाडिक भी होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर स्मॉल थीटा से आप डिस्प्लेस करें, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर आप स्मॉल थीटा से सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करें, स्मॉल थीटा इतना स्मॉल कि मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो, मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो, तो फिर आपके पास जो सिंपल पेंडुलम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर भी होगा, ऑसिलेटर भी होगा और पीरियाडिक भी आपके पास होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा, ऑसिलेटर भी होगा और पीरियाडिक भी आपके पास होगा स्मॉल थीटा। लेकिन अगर लार्ज थीटा से हो, मोशन ऑसिलेटर तो होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, पीरियाडिक भी होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा लार्ज थीटा से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोशन स्ट्रेट पाथ पे नहीं है। एक्सेलरेशन अगर स्ट्रेट पाथ पे नहीं तो डायरेक्टेड मीन पोजीशन की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फिर आपके पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो एक बात याद रखिए, हर ऑसिलेटरी मोशन जो इस रिलेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब यहां पर अगर मैं लिख लो, इफ x इज इक्वल टू 0, ऑसिलेटर आपके पास मीन पोजीशन पे है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपके पास जो होगा वो आपके पास 0 होगा। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा? 0 होगा। इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट, ठीक है, ऑसिलेटर आपके पास होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x नॉट एंड दिस विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन आपके पास मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को याद रखिए, एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, माइनस तो जस्ट डायरेक्शन को शो करता है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहा हूं तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एक्स, ये तमाम आपके पास एक्सेलरेशन के इक्वेशन है। अगर आपके पास टाइम पीरियड गिवन हो और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, आप ऑसिलेटर के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मालूम कर सकते हैं। और अगर एम्पलीट्यूड गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन हो या एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो या फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिए। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, और याद रखिए ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। हर एक ऑसिलेटरी मोशन वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज एक्सेलरेटेड
मोशन। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम लिख रहे हैं रेफरेंस सर्कल। इस टॉपिक को रेफरेंस सर्कल का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स के लिए या इक्वेशंस के डेरिवेशन के लिए हम जो सर्कल यूज करेंगे वो रेफरेंस सर्कल कहलाता है, जिसे हम डेरिवेशन कहते हैं मुख्तलिफ इक्वेशन का। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा, अगर आपको ये शेडो नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे शेडो नजर आ रहा है, मैं अगर इसको सर्कुलर मोशन दे रहा हूं तो आप इसके प्रोजेक्शन को देख सकते हैं, वो व्हाइट बोर्ड पे ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां पर आप लिख सकते हैं व्हेन बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन प्रोजेक्शन of a body, projection of a body along a diameter of circular path. ठीक है, when body in uniform circular motion, then projection of a body along a diameter of circular path will perform simple harmonic motion. कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग अ डायमीटर, लेट सपोज ये आपके पास बॉडी बी, ये ए पोजीशन, ये आपके पास ए प्राइम, ये आपके पास ओ, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, दिस इज थीटा, ये आपके पास क्या होगा, थीटा आपके पास होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा, इस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा वो अलोंग अ डायमीटर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, v आपके पास कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी आपके पास कांस्टेंट होगा। तो देखिए, अगर एक बॉडी इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ ए से ए प्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो इसका प्रोजेक्शन, मैं अगर यहां पर एक लाइट बी बना लूं तो इस बॉडी का प्रोजेक्शन जो होगा अलोंग अ डायमीटर, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग अ डायमीटर, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर बॉडी ए से ए प्राइम की तरफ जा रहा है तो प्रोजेक्शन भी ए से ए प्राइम की तरफ जाएगा। फिर यहां पर जब वापस ए प्राइम से ए की तरफ बॉडी सर्कुलर पाथ पे आएगा तो प्रोजेक्शन भी अलोंग अ डायमीटर ए प्राइम से ए की तरफ आएगा। तो ये प्रोजेक्शन अलोंग अ डायमीटर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अगर आपके पास सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होता है। तो जो सर्कुलर पाथ हम यूज करते फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, उस सर्कल को हम रेफरेंस सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन उसका प्रोजेक्शन अलोंग अ डायमीटर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब देखिए, ये प्रोजेक्शन, अगर ये बॉडी इस तरफ जा रहा है तो प्रोजेक्शन इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं अगर इसको लिख लो, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो ये कंपोनेंट आपके पास जो होगा, ये आपके पास ACX होगा और ये आपके पास ACY होगा। तो देखिए, प्रोजेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो भी इस डायरेक्शन में है। तो प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा, दिस इज इक्वल टू ACX, या इसको मैं लिख सकता हूं AC cos थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन AC को मैं लिख सकता हूं -r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। ये माइनस मैंने क्यों पुट किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो centripetal acceleration is negative because centripetal acceleration is always directed towards the main position। एक और चीज याद रखिए, अगर बॉडी यहां पर A पॉइंट पे है तो उसका प्रोजेक्शन भी A पे होगा। ठीक है, और अगर बॉडी किसी और पॉइंट पे हो तो प्रोजेक्शन आपके पास डायमीटर पे किसी और पॉइंट पे होगा।
अगर बॉडी ए प्राइम पे हो तो प्रोजेक्शन भी ए प्राइम पे होगा, और यहां से लेकर, ठीक है, यहां से आप लोग लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और याद रखे एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। प्रोजेक्शन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ होगा। प्रोजेक्शन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ आपके पास होगा। तो AP इज इक्वल टू -r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं यहां से अगर देखूं, इसी फिगर को देखें, ये आपके पास x है, x डिस्प्लेसमेंट, ये प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास है दिस इज r, ये आपके पास क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अगर आप फिगर से देखें तो cos थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज रेडियस, यहां से लेकर ये रेडियस, ये डिस्प्लेसमेंट, तो cos थीटा आपके पास x डिवाइड बाय r, या इसको मैं लिख सकता हूं x डिवाइड बाय x नॉट, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपके पास cos थीटा होगा। अगर इसको आप पुट करें यहां पर तो फिर AP आपके पास -x ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपको क्लियर कट मिल गया कि प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है, और ये सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं अलोंग द डायमीटर। ठीक है, प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्कुलर मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। सर्कुलर मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या होगा, तो याद रखिए रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द x कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। द x कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, FCX मींस FC cos थीटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। द x कंपोनेंट, चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इफेक्टिव है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं लूं तो उसका भी x कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है फॉर द प्रोजेक्शन ऑसिलेशन। तो ये बात आप लोग याद रखें। तो ये हमने कंफर्म किया कि प्रोजेक्शन अलोंग अ डायमीटर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं लिख लो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, हाँ चलो वो मैं बाद में कर लेता हूं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपके पास क्या होगा, हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया। ये देखिए cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाय r फ्रॉम द फिगर, ये r और ये आपके पास x। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू r cos थीटा, या x को मैं लिख सकता हूं, r को मैं cos थीटा, सिंस r इज इक्वल टू x नॉट, तो x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा, x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा, थीटा को मैं लिख सकता हूं cos ओमेगा t, इसको मैं लिख सकता हूं, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई डिवाइड बाई t इंटू स्मॉल t, x इज इक्वल टू x नॉट cos 2 पाई f इंटू t। ये आपके पास मुख्तलिफ इक्वेशंस है फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन है। दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये x नॉट आपके पास क्या है, x नॉट आपके पास क्या है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये थीटा आपके पास जो है इसको हम फेज एंगल, ठीक है, या इसको हम फेज कहते हैं, फेज एंगल या इसको हम फेज कहते हैं। ये स्मॉल टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस टाइम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, कैपिटल टी टाइम पीरियड, स्मॉल एफ आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैपिटल टी टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम फेज एंगल या इसको हम फेज कहते हैं। ठीक है,
और इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, द पैरामीटर विच गिव्स अस इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, फेज एंगल और फेज ये आपको किस चीज के बारे में बताता है? ये आपको इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बताता है। किस तरह? ठीक है, तो यहां पर आगे जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह आपको इंस्टेंटेनियस पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, तमाम आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन है। अगर मैं एक एमसीक्यू बना लूं, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ simple harmonic oscillator is 20 cos 2 pi t centimeter, then देखिए instantaneous displacement of simple harmonic oscillator is 20 cos 2 pi t centimeter, then मैं आपसे पूछ सकता हूं x नॉट क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं टाइम पीरियड क्या होगा। तो आप कंपैरिजन करें, ये देखिए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एम्पलीट्यूड को, और सेंटीमीटर है आपके पास, तो 20 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड आपके पास बन गया। 2 पाई आपके पास जो है ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी बना, और फ्रीक्वेंसी क्या बना? तो फ्रीक्वेंसी देखिए ओमेगा आपके पास 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा आपके पास है 2 पाई, तो 2 पाई इज अ कैंसल। फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज अ 1 हर्ट्ज। टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा? 1 सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड इज अ 1 सेकंड। किस तरह 1 सेकंड? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। ओमेगा आपको पता है 2 पाई है, दिस इज 2 पाई बाई टी, 2 पाई इज कैंसल, ये आपके पास बन गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आपके पास 1 सेकंड टाइम पीरियड है इस ऑसिलेटर का, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 हर्ट्ज है, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, और एम्पलीट्यूड आपके पास जो है इट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर गिवन है, और इससे आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास बन गए। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो फार्मूले में आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। ये फेज एंगल ये आपको इंस्टेंटेनियस पोजीशन के बारे में बताएगा। देखिए, अगर ये आपके पास ऑसिलेटरी मोशन है, ये मैं a ले रहा हूं, दिस इज a प्राइम, थीटा आपके पास 0, टाइम आपके पास 0 है। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि cos 0 आपके पास है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अगर ये मीन पोजीशन है, ये आपके पास अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हाफ ऑसिलेशन, और ये नेक्स्ट हाफ ऑसिलेशन, ये इसका मीन पोजीशन। तो ये अगर 0 है आपके पास, ये 180 आपके पास होगा, थीटा इज इक्वल टू 180, या इसको हम पाई कहते हैं। ठीक है, टाइम आपके पास जो है इंस्टेंटेनियस टाइम वो t डिवाइड बाई 2 आपके पास होगा। इंस्टेंटेनियस टाइम आपके पास जो है हाफ ऑफ टाइम पीरियड आपके पास होगा। x आपके पास माइनस एक्स नॉट, क्योंकि cos 180 आपको -1 देता है, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। ठीक है, x आपके पास माइनस एक्स नॉट के बराबर होगा। अच्छा देखिए, अगर मैं इस एंगल को हाफ करूं, यहां पर थीटा आपके पास क्या होगा? 90, या इसको मैं पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं। t आपके पास क्या होगा? तो t बाई 2 को हाफ करो, तो ये आपके पास t डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। और अगर आप 90 पुट करें तो cos 90 आपके पास 0, x इज इक्वल टू 0। तो ऑसिलेटर आपके पास मीन पोजीशन पे है, ये आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन पे, ये आपके पास अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, अच्छा यहां पर आ जाए, 180 के साथ 98 करें तो थीटा यहां पर आपके पास 270 है, या ये आपके पास 3 पाई डिवाइड बाई 2 है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, या ये आपके पास 3 पाई डिवाइड बाय 2 आपके पास होगा।
और टाइम क्या होगा, तो देखिए ये t/4, ये आपके पास t/2 मींस मैं इसको 2t/4 भी लिख सकता हूं, ये आपके पास 3t/4, ये आपके पास यहां पर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, और t आपके पास है दिस इज इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है, आपके पास कैपिटल T बन जाएगा, या इसको मैं 4t/4 लिख सकता हूं, ये t/4, ये 2t/4, ये 3t/4, ये आपके पास 4t/4, यहां पर भी आपके पास x इज इक्वल टू 0, यहां पर आपके पास x इज इक्वल टू x0, ठीक है। तो देखिए अगर आप थीटा पुट करते जाए तो आपके पास इंस्टेंटेनियस मोशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं 0 से लेकर 180 तक डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड 180 से लेकर 360 डिग्री तक द मोशन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपके पास होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ऑसिलेटरी मोशन को एंगल वाइज आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ऑसिलेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। वी डिवाइड द ऑसिलेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेयर फॉर वन पार्ट द टाइम इज कैपिटल T डिवाइड बाय 4, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर हाफ करें, आप इसको फर्दर हाफ करें तो t/4 को आप हाफ करें क्या बन जाएगा, t/4 को हाफ करें तो क्या बन जाएगा, t/8 आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास t/8, ये आपके पास 2t डिवाइड बाय, ये आपके पास 3t/8, ये आपके पास 4t/8, ये आपके पास 5t/8, ये आपके पास 6t/8, ये आपके पास 7t डिवाइड बाय 8, ये आपके पास 8t डिवाइड बाय 8। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि हम एक ऑसिलेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या 4 में डिवाइड कर सकते हैं, या 8 में, या 16 में। आप एक ऑसिलेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाफ ऑसिलेशन, हाफ को फिर आप हाफ करें 1/4 ऑसिलेशन, 1/4 को फिर हाफ करें 1/8 ऑसिलेशन, 1/8 को फिर हाफ करें 1/16। तो आप एक ऑसिलेशन को 2, 4, 8, 16, 32, 64 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये थीटा आपको इंस्टेंटेनियस पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में आपको बताएगा। वो डायग्राम ज्यादा गंदा हो गया तो मैं थोड़ा सा यहां पर एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। ये तो मैंने अगर लिख लिया, ये आपके पास मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, अगर वापस आएगा तो मैं इसको ये भी मीन पोजीशन, तो अगर मैं यहां पर थीटा देखो, ये आपके पास 90 है, यहां पर थीटा 270 है, तो मैं अगर इसको भी मीन कहूं और इसको भी मीन कहूं तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं हुआ। तो इसलिए याद रखें 180 के बाद जो एंगल आपके पास आएगा 360 डिग्री, 180 के बाद जो एंगल आएगा, इसका मतलब यह है कि इसके साथ आएगा वे बैक, ऑन अ वे बैक। ऑसिलेशन यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां पर आ गया, अब वापस, तो इसको हम ऑन अ वे बैक कहते हैं। तो ये मीन पोजीशन, और 270 पे ऑन अ वे बैक एट मीन पोजीशन, ये आपके पास मीन पोजीशन, ये आपके पास ऑन अ वे बैक एट मीन पोजीशन आपके पास होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये स्टार्टिंग पोजीशन, बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड मीन पोजीशन, ये वाला पॉइंट। अगर मैं थीटा लूं 45, 90 का हाफ 45, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन। लेकिन इस पोजीशन को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ऑन अ वे बैक बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। आपके पास ये पोजीशन कौन सा होगा, दिस विल बी ऑन अ वे बैक, ये आपके पास होगा ऑन अ वे बैक बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग, और इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन। ये पॉइंट बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन, ये पॉइंट ऑन अ वे बैक बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन। मैं अगर इस पॉइंट को ले रहा हूं तो ये पॉइंट बिटवीन अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन, बिटवीन अपोजिट, दिस इज बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको मैं कहूंगा ऑन अ वे बैक बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन। तो 180 के बाद जो एंगल होता है उसके साथ फिर हम कंडीशन जो आते हैं हम लिखते हैं वे बैक। अगर मैं आपसे पूछूं इफ द ऑसिलेटर इज ऑन अ वे बैक एट मीन पोजीशन, व्हाट विल बी द फेज एंगल, फेज एंगल क्या होगा। अगर आपके पास एक ऑसिलेटर ऑन अ वे बैक एट मीन पोजीशन हो तो 270
ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं द ऑसिलेटर इज एट मीन पोजीशन, तो फिर आपके पास थीटा क्या होगा, 90। ठीक है। अगर मैं कह दूं द ऑसिलेटर इज बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन, तो थीटा आपके पास 45 होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं द ऑसिलेटर इज ऑन अ वे बैक बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम, तो यहां पर एंगल आपके पास 315 डिग्री होगा। ठीक है। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब अगर मैं लिख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। तो ये देख सकते हैं मोशन आपके पास अलोंग अ डायमीटर होता है, ये ए, ये आपके पास ए प्राइम, ये आपके पास मीन पोजीशन, ये आपके पास जो है बी बॉडी यहां पर है। ठीक है। ये आपके पास बी बॉडी। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो मैं यहां पर अगर एक एक्सिस खींच लूं और मैं इस वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूं, ये आपके पास वी वाई, ये आपके पास वी एक्स। ठीक है। यहां पर इसका प्रोजेक्शन होगा, इस बॉडी का प्रोजेक्शन यहां पर होगा, दिस इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, प्रोजेक्शन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है। अगर आप इसको देखें तो आपके पास इस प्रोजेक्शन के जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब आपके पास होता है कि वी वाई इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, वी पी आपके पास है, दिस इज इक्वल टू वी वाई, या इसको मैं लिख सकता हूं वी नॉट साइन थीटा, और मैं लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन थीटा। मैं इसके साथ माइनस लिख लेता हूं, ये माइनस डायरेक्शन को शो करते हैं जो कि अभी मैं इसके बाद डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एक बात आप लोग याद रखें, वी नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है उसका जो वेलोसिटी होगा वही मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा। अगर मैं आपको कह दूं एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, and the magnitude of a velocity is 2 meter per second, then what will be the maximum velocity of a projection? Projection का maximum velocity आपके पास क्या होगा? तो projection का maximum velocity आपके पास जो होगा, ठीक है, वो आपके पास velocity of a body in a circular motion जो होगा। ठीक है, ये याद रखिए। मतलब मेरे कहने का क्या है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। What will be the maximum velocity of the projection of a body along a diameter? या मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, what will be the velocity of a projection at mean position? तो mean position पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो जिस वेलोसिटी से बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा प्रोजेक्शन का। ठीक है। The maximum velocity of the projection will be equal to the velocity of a body moving on a circular path. सर्कुलर पाथ पे बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वही मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोजेक्शन का होगा। ये ज़हन में बिठा दे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है। अच्छा, v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन थीटा। ये माइनस आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है। किस तरह, तो कन्वेंशन लिया गया है, फर्स्ट थीटा अगर 0 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, मतलब 0 और 180 के दरमियान एंगल हो, इफ द एंगल इज बिटवीन 0 एंड 180, तो अगर आप साइन थीटा में ये एंगल पुट करते जाए, साइन थीटा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, साइन थीटा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, और वेलोसिटी का ये डायरेक्शन आपके पास जो है इट विल बी नेगेटिव। और इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये आपके पास ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। ये राइट है मेरा, आप देखिए ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है।
ठीक है, ये थीटा आपके पास यहां से लेकर 0 यहां तक आपके पास थीटा 180 है, ये ए, ये आपके पास ए प्राइम। तो अगर आप थीटा साइन थीटा में वैल्यू पुट करें तो साइन थीटा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है, अगर थीटा 180 डिग्री से ज्यादा हो, अगर थीटा 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, मतलब द एंगल इज इन बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, तो अगर आप साइन थीटा में वैल्यू पुट करें, साइन थीटा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा और वेलोसिटी के इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहते हैं। इट मींस द ऑसिलेटर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ऑसिलेटर आपके पास मोशन करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर साइन थीटा, यहां से आप देख सकते हैं, ये आपके पास 180 डिग्री, ये आपके पास 360 डिग्री। ठीक है, तो 180 और 360 डिग्री के दरमियान अगर एंगल है, साइन थीटा में आप कोई भी एंगल पुट करते जाए आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन वेलोसिटी के इस डायरेक्शन को कन्वेंशनली पॉजिटिव कहा गया है। तो एक कन्वेंशन बनाया गया है कि एंगल अगर 0 और 180 के दरमियान हो तो साइन थीटा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप नेगेटिव ले। अगर साइन थीटा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे तो वेलोसिटी का वो डायरेक्शन आप नेगेटिव ले। अगर साइन थीटा आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे, वेलोसिटी के उस डायरेक्शन को आप जो है पॉजिटिव ले। ये कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनली ऑसिलेशन को लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू, राइट से शुरू किया गया, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया है। अब अगर मैं इक्वेशंस लिख लो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, मैंने माइनस साइन नहीं लिखा क्योंकि माइनस तो जस्ट डायरेक्शन को शो करता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन थीटा मैं लिख सकता ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं वी नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। ये आपके पास जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस टाइम, फेज एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। तो जिस किस्म के एमसीक्यू मैंने बनाए थे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसी तरह हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी जो है ये डिस्कस करेंगे। अगर मैं लिख लूं एमसीक्यू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 10 साइन पाई टी, मैंने लिख लिया, बल्कि मैं वही लिख लेता हूं, चले 2 पाई इंटू टी सेंटीमीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली मैंने वही वैल्यूज लिए। ठीक है, तो लेकिन साइन है, ये वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं आपसे पूछ सकता हूं वी नॉट क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं टाइम पीरियड क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो वी नॉट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और अगर एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई है, ठीक है, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 हर्ट्ज, टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा 1 सेकंड, चूंकि एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ या 2 पाई डिवाइड बाई टी, तो एंगुलर वेलोसिटी तो आ गया 2 पाई, ये एंगुलर वेलोसिटी है। इसी से ही आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने जो इक्वेशंस लिखे थे, उसी तरह ही इक्वेशंस हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं अगर अंडर रूट निकालू तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इस साइन थीटा को रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से। ठीक है, तो वी आपके पास जो है वी नॉट साइन थीटा, वी आपके पास जो है वी नॉट साइन थीटा के बजाय मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कॉस थीटा आपके पास जो है x डिवाइड बाय r। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये x डिवाइड बाय r होल स्क्वायर। ये भी आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं वी नॉट अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स नॉट होल स्क्वायर, सिंस एक्स नॉट इज इक्वल टू आर। तो मैंने आर को एक्स नॉट से रिप्लेस किया, v इज इक्वल टू वी नॉट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं वी नॉट डिवाइड बाय एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वी नॉट डिवाइड बाय एक्स नॉट, वी नॉट डिवाइड बाय एक्स नॉट। ठीक है, इसको हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? इसको हम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन, ये भी वेलोसिटी की इक्वेशन, ये भी वेलोसिटी की इक्वेशन, ये भी आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन, ये भी और ये भी आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन। और यहां से मैं देखिए इसको इस तरह भी लिख सकता हूं ओमेगा 2 पाई डिवाइड बाई टी अंडर द रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी आपके पास जो है इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ अंडर द रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकता है, मैं आपसे पूछ सकता हूं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ डैश, तो इसमें से कोई भी इक्वेशन एज अ करेक्ट ऑप्शन पुट किया जा सकता है। और ये बात याद रखें, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहां पर मैं लिख लेता हूं। ठीक है, आपके पास है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v को मैं लिख सकता हूं, r को मैं लिख सकता हूं एक्स नॉट इंटू ओमेगा, और ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं द रेशियो ऑफ v नॉट टू एक्स नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, या दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, या ये आपके पास 2 पाई एफ के बराबर है। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेशियो टी, या इसको हम 2 पाई एफ रेशियो 1 लिख सकते हैं। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं वी नॉट डिवाइड बाई एक्स नॉट ओमेगा रेशियो 1 2 पाई रेशियो टी, या 2 पाई एफ रेशियो 1। एमसीक्यू में कोई भी आपको आपके पास एज अ करेक्ट ऑप्शन के तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं यहां से, इफ x इज इक्वल टू 0 ऑसिलेटर इज एट अ मीन पोजीशन। ऑसिलेटर आपके पास मीन पोजीशन पे होगा, और अगर ऑसिलेटर मीन पोजीशन पे होगा तो ये आपके पास ओमेगा एक्स नॉट, और ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा एट मीन पोजीशन। अगर मैं लिख लो इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट means extreme position, तो v आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो आप इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। और यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू एक्स नॉट। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एक्स नॉट। कभी कभी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा और एम्पलीट्यूड गिवन होगा, और आपसे पूछ लिया होगा व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर एट मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। टाइम पीरियड अगर एम्पलीट्यूड गिवन हो, ये इक्वेशन, एंगुलर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगा। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, तो फिर ये 3 इक्वेशंस आप इस्तेमाल करेंगे। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड गिवन हो,
व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होता है, तो ये आपके पास v नॉट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी एक्स नॉट। ठीक है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन और एम्पलीट्यूड गिवन हो, मैक्सिमम वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन आपके पास ये होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपने गौर से देखना होगा ये चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी आप मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में cos थीटा है, वेलोसिटी के इक्वेशन में sin थीटा है आपके पास। x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos थीटा, v इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, आप ये इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे कब? अगर स्टार्टिंग पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन हो। अगर स्टार्टिंग पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन हो तो फिर आप इन इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, v इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा। देखिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में cos है, वेलोसिटी की इक्वेशन में sin है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में sin है, वेलोसिटी की इक्वेशन में cos है। ठीक है, तो ये आप कब इस्तेमाल करेंगे? अगर आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन वो आपके पास मेन पोजीशन हो, तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में साइन इस्तेमाल करेंगे और वेलोसिटी की इक्वेशन में cos इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। यहां पर देखिए, अगर मैं लिख लो थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 किस चीज के बराबर होते हैं? 1। x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मैं यहां पर अगर लिख लो थीटा आपके पास 0 हो तो साइन 0 आपके पास 0 होता है। साइन 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 ये आपके पास मीन x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन आप एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं तो ए डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में cos होगा और वेलोसिटी की इक्वेशन में साइन होगा, और अगर आप मीन पोजीशन ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में साइन होगा, वेलोसिटी में cos होगा। और यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 90 डिग्री। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 90, क्योंकि cos थीटा 0 पे आपको 1 वैल्यू देता है और sin थीटा आपको 90 पे 1 वैल्यू देता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लो, अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लो कि व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन simple harmonic oscillator is in between starting and mean position. What will be the instantaneous displacement and velocity of simple harmonic oscillator when simple harmonic oscillator is in between starting and a mean position? A option, ठीक है, x naught divided by 2, v naught divided by 2. B option, 3 under root 3 x naught divided by 2, v naught divided by under root 2. C option, x naught divided by under root 2, v naught divided by under root 2. D option आपके पास जो है x naught divided by 2 and under root 3 v naught divided by 2. ठीक है, तो कौन सा आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा? तो देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन है, ये अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड दिस इज द मेन पोजीशन। तो आपको यहां पर बताया ही है व्हेन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज बिटवीन स्टार्टिंग एंड अ मेन पोजीशन। तो ये आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपके पास मेन पोजीशन है। तो इट मींस ऑसिलेटर यहां पर है। यहां पर थीटा क्या होता है? मेन पोजीशन पे 90 होता है। तो यहां पर क्या होगा? 90 को हाफ करे, यहां पर क्या होगा? 45 डिग्री।
तो अगर थीटा 45 है तो cos 45 किस चीज के बराबर है? cos 45 और sin 45 दोनों आपके पास 1/√2 के बराबर है, 1 डिवाइड बाय √2 के बराबर है। तो याद रखिए x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास x0 डिवाइड बाय √2 होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपके पास v0 डिवाइड बाय √2 होगा। क्यों? थीटा आपके पास जो है वो 45 डिग्री है। द ऑसिलेटर इज इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन। ये अगर यहां पर ऑसिलेटर हो, द ऑसिलेटर इज इन बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ऑसिलेटर यहां पर हो तो ऑन अ वे बैक बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम। अगर ऑसिलेटर यहां पर हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है द ऑसिलेटर इज इन बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग ऑन अ वे बैक बिटवीन, वे बैक आपने लिखना होगा, यहां पर हो द ऑसिलेटर इज ऑन अ वे बैक बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम। अगर ऑसिलेटर यहां पर हो, ऑसिलेटर यहां पर हो, सो इट मींस द ऑसिलेटर इज ऑन अ वे बैक बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो थीटा आपके पास 45 डिग्री या ये आपके पास पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है। दूसरा एमसीक्यू मैं इस तरह भी आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, एक दूसरा एमसीक्यू मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एमसीक्यू इफ x इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2x0 या 0.866 x0, then what will be the instantaneous velocity where v0 is maximum velocity? v0 आपके पास maximum velocity है। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन आपके पास जो है बन जाएगा v0 डिवाइड बाई 2, बी ऑप्शन v0 डिवाइड बाई √2, सी ऑप्शन v0 डिवाइड बाई 4 और डी ऑप्शन आपके पास जो है √3 v0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए यहां से आपके पास x किस चीज के बराबर है? x0 cos थीटा। तो cos थीटा के बजाय यहां पर क्या है? cos थीटा के बजाय √3 डिवाइड बाय 2 है। तो वो कौन सा एंगल है जिस पे cos थीटा आपको √3 देता है, √3 डिवाइड बाय 2 देता है? ठीक है, तो वो आपके पास है 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं π/6। तो आप वेलोसिटी की इक्वेशन में v इज इक्वल टू v0 sin थीटा, v0 sin 30, तो sin 30 किस चीज के बराबर है? हाफ। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपके पास √3 x0 डिवाइड बाय 2 हो। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इफ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट is equal to 0.866 times of amplitude, then what will be the instantaneous velocity? तो half of the maximum velocity। अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं instantaneous kinetic energy of simple harmonic oscillator। तो instantaneous kinetic energy half mv square और इसको मैं लिख सकता हूं v के बजाय ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि v आपके पास था ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v के बजाय मैंने ये पुट कर लिया। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब देखिए अगर x आपके पास 0 हो, इफ x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर होगा, which will be the maximum kinetic energy, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर आपके पास होगा। ठीक है, अगर मैं लिख लो इफ x is equal to plus minus x0 means the oscillator is at extreme position, oscillator extreme position पे है, तो यहां पर पुट करें x0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर 0, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 होगा। सही है, अब अगर मैं लिख लो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं लिख लो
if x is equal to 0 means the oscillator is at mean position. अगर oscillator आपके पास mean position पे हो तो instantaneous potential energy दागोरे x 0 instantaneous potential energy 0. mean position पे potential energy 0 लेकिन kinetic energy maximum. If x is equal to plus minus x naught means extreme position, तो फिर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा, हाफ अगर यहां पर एक्स नॉट पुट करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर. दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है. ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है. मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. अगर मैं लिख लो इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर आप टोटल एनर्जी को ले तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं. ठीक है, और मैं अगर इसे मालूम करूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ओमेगा 2 पाई स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर. ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है. अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर डबल हो जाए तो टोटल एनर्जी विल बिकम्स 4 टाइम. अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए टोटल एनर्जी 4 टाइम डिक्रीजेस. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल टोटल एनर्जी 4 टाइम बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाफ टोटल एनर्जी आपके पास 4 टाइम डिक्रीजेस. ठीक है, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी का इक्वेशन है. और अगर आप टोटल एनर्जी को देखें दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो ये आपके पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपके पास बन गए. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करवाऊंगा टोटल एनर्जी वगैरह में 5 मिनट तक. ठीक है, फिर मैं मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, उसमें थोड़ा सा जनरल डिस्कशन. ठीक है, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, फेज एंगल, फेज डिफरेंसेस वगैरह. ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस वगैरह. मींस मैं चैप्टर को खत्म करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप उसको एक नज़र जरूर देंगे. थैंक यू सो मच.